उसने इतना ज़्यादा खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े लोगों की पार्टियों में भी जाता था और बैठता था। न जाने कितनी लड़कियां उसे प्रपोज कर चुकी थी, जबकि उसने किसी पर कभी कोई खास ध्यान न दिया था। उसकी ज़िंदगी बहुत खास तरीके से बीत रही थी, लेकिन उसने कभी लड़कियों पर या उनकी खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान न दिया। लेकिन ये लड़की उसे शक के झोल में डाल रही थी। उस शाम सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था जब उसने मेन गेट के दरवाजे से अंदर आते चौकीदार को देखा और एक पल के लिए उसके तरफ ध्यान दिया था, जबकि चौकीदार उसके पिता के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। साहब जी, एक छोटी सी बात है आपसे, उसने कह दिया और उसका पूरा जिस्म एकदम से जम सा गया था। न जाने क्यों अब वो चौकीदार के समस्याओं में दिलचस्पी लेने लगा था। शायद ये समस्या थी या अपनी चाहत के आसपास रहने वाले लोग उसे भाने लगे थे। जब आप किसी से प्यार करने लग जाओ तो उनके पास रहने वाले लोग भी अच्छे लगने लग जाते हैं, और उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। हरिंदर ने उससे समस्या पूछी तो वो बहुत बारीकी से बताने लगा। सर जी, जिस घर में मैं रहता हूँ उसकी छत बहुत ख़राब हो चुकी है। एक ही कमरा है और उसकी छत भी बारिश में बहुत टपक रही है। ऐसा लगता है वह गिर जाएगा। अभी मैं अपना घर नया नहीं बना सकता। मेरे ज़मीन में कुछ अड़चन पड़ रही है, उसे बेचकर मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूँगा। और मेरी पत्नी अक्सर बीमार रहती है। मुझे यहाँ से जाते जाते बहुत देर हो जाती है। मेरे पास साइकिल भी नहीं है कि घर जल्दी पहुँच सकूँ, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ। पूरे महीने की तनख्वाह तो मेरी पत्नी की दवाइयों में लग जाती है। एक बेटी है, उसको भी पढ़ा रहा हूँ। घर के खर्चे और आखिरी शब्द कहकर वह जीने पर खड़ा रह गया। हरिंदर ने समझा था शायद वह तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है। हरिंदर साहब कहने लगे, मैं पहले ही सारे नौकरों को कुछ ज़्यादा ही तनख्वाह दे रहा हूँ, तुम्हें भी दे दूंगा। चौकीदार ने जल्दी हाथ हिलाते हुए सरनामे हिला दिया। नहीं नहीं सर जी, मैं तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप वह बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस कर रहा था। वह बाहर से ये सब सुनते ही विवेक अपने बाप के बहुत पास चला आया था और धीरे से उसने चौकीदार के कंधे पर हाथ रखा। बताओ, आप डर क्यों रहे हो? क्या कोई परेशानी है? इससे पहले उसने आज तक किसी नौकर के इतने करीब नहीं आया था, ना ही किसी ने उसे देखा था। उसके नज़रों में अजीब सी शक उतर आई थी, लेकिन वह चौकीदार की तरफ ध्यान दिया था, जो और ज़्यादा शर्मिंदगी से अपना सर झुका गया था। सर जी, मैं चाहता हूँ कि आपकी परमिशन से मैं अपनी फैमिली आपके सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दूँ, तो मेरी कई समस्याएं हल हो जाएगी। मैंने कल ही सुना है कि यहाँ के पुराने माली आपके दूसरे फार्म हाउस में जा रहे हैं और उनका कमरा खाली हो जाएगा, तो मैं वहाँ रह सकता हूँ। आप अगर परमिशन दे दे तो बहुत अच्छा होगा। उसने बात को अधूरा छोड़कर हरिंदर के चेहरे की तरफ एक बार देखा था और अगले ही पल, उससे पहले कि हरिंदर कुछ कहता, वह खुद ही बोल पड़ा। अगर यहाँ से माली की फैमिली जा रही है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, आप यहाँ आ सकते हो। वैसे भी आपकी फैमिली इतनी बड़ी तो नहीं होगी। हरिंदर साहब तो बिल्कुल हैरानी में पड़ गए थे और आश्चर्य से अपने बेटे को देखते रह गए थे। क्या वह इतना घमंडी आदमी था जो नौकरों से बात करना जरूरी नहीं समझता था, और कहाँ अब चौकीदार पर बड़ा तरस दिखा रहा था, और वह शायद अब वो अपने पिता की नज़रों में सवाल को पड़ चुका था। तुम जाओ चौकीदार, और अपनी फैमिली को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में आ जाओ। मेरे बेटे ने कह दिया है तो मेरी तरफ से परमिशन समझो। हरिंदर साहब ने उसे भेज दिया था और अब कड़ी नज़रों से अपने बेटे के चेहरे को देखते रह गए। वह बेमकसद ही अपना पैर इधर से उधर बदलते रह गया था। पापा, चौकीदार थोड़ा सा बीमार आदमी है, वैसे भी आपका काफ़ी पुराना नौकर भी है, इतना तो अधिकार बनता ही है। उसने बात को संभाल लिया था और हरिंदर साहब ने बड़ी चाहत की नज़रों से उसे देखते हुए सर हाँ में हिला दिया। ठीक कहते हो बेटा, ये चौकीदार कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, इसलिए भी मैं चाहता हूँ ये हमारे साथ रहे। वैसे भी बड़ा शरीफ इंसान लगता है, लेकिन तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। उन्हें लता देवी का डर सता रहा था। पापा बिल्कुल फिक्र मत करो, वे कुछ नहीं कहेंगी। वह न जाने क्यों दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। न जाने क्यों एक सुकून सा उसके दिल में उतर रहा था, जबकि दूसरी तरफ वो लड़की जिसके घर में पिता ने शाम को जाकर अच्छी खबर दी थी कि हमें अगले 2 दिनों में ही बड़ी हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचना है, ये बात सुनते ही ममता खुशी से उछल पड़ी थी। सरिता देवी ने उसे बाजू से पकड़कर नीचे बिठा दिया था। बेवकूफ़ लड़की, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? तुम तो ऐसे समझ रही हो जैसे साहब ने सारी हवेली तुम्हारे नाम कर दी हो। कोई बात नहीं माँ,
मैं वहाँ रहूँगी, कभी कभी आपके साथ अंदर जाकर देख भी लूँगी। इतनी बड़ी हवेली है, मेरे सपनों से भी बड़ी है। उसने हाथ फैलाकर उन्हें बताया था और अगले ही पल एक मंजर बिल्कुल उसके सामने उसके दिमाग में आ गया था। उसने बुरी तरह से सर झटक दिया। नहीं नहीं, हवेली के अंदर नहीं जाऊंगी, बस बाहर से ही देखकर खुश हो जाऊंगी। और वह उस पार्टी के रात भी अपने पापा के साथ अच्छी खासी जिद लगाकर बैठी थी, जबकि चौकीदार नहीं चाहता था वह उस हवेली में जाए, क्योंकि उसकी पत्नी सरिता देवी आज तक हवेली नहीं गई थी और न वह कभी सरिता देवी को हवेली लेकर गया था। लेकिन उसने तो रात भर रट लगा कर रखा था, पापा मुझे एक बार जाने दो, मुझे हवेली को अंदर से देखना है। वैसे भी वे लोग पार्टी में बिजी होंगे तो मैं हवेली को अंदर से देख लूँगी और बड़ी मैडम जी से कुछ किताबें मांग लूँगी। वे लोग इतने बड़े लोग हैं और छोटे साहब भी इतने पढ़े लिखे हैं, तो बड़ी मैडम के पास किताबों का ढेर होगा। बड़ी मुश्किल से उसकी 19 साल की उम्र थी। 12वीं करने के बाद उसके पापा उसकी ग्रेजुएशन प्राइवेट से ही करवा रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी को पढ़ने का बहुत ही भूत सवार था और उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उस दिन वे हवेली में आई थी, फिर आसपास वह सबकी नज़रों से बच बचाकर हवेली के अंदर चली गई थी। जब घूम फिर कर उसने सारी हवेली का जायजा लिया था, हर एक चीज़ को हाथ लगाकर देख रही थी। अपनी आंखों को फैलाकर उसने हवेली के हर चीज़ को सराहा था। उसे बचपन से बहुत शौक था बड़ी बड़ी हवेलियों को देखने का, बड़े बड़े राजकुमारों के सपनों में रहने का, और वह नहीं जानती थी आज वह एक राजकुमार के दिल में अपनी जगह बनाकर आएगी। ये उसकी बहादुरी थी। जब वह विवेक के कमरे में गई और उसके कमरे को बड़ी बारीकी से देखने लगी और उसके स्टडी रूम के तरफ चली गई, जहाँ किताबों का एक ढेर उसको मिला था, और वह ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और वहाँ उसका टकराव विवेक से हुआ था। उसने कुछ भी महसूस नहीं किया था, बस डर के अलावा उसके शानदार पर्सनैलिटी देखकर वह हैरान रह गई थी और उसी का डर उस पर सवार हुआ था। लेकिन वह नहीं जानती थी वह किसी के जिंदगी में सवार हो चुकी है। अगर उसे इस बात का अंदाजा हो जाता तो शायद वह दोबारा हवेली की तरफ जाने का ना सोचती। चौकीदार अपने फैमिली को लेकर अगली शाम ही हवेली चला आया था, लेकिन उसने अपनी फैमिली को खास समझाया था कि उसकी पत्नी और बेटी को हवेली के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। वो यहाँ सिर्फ नौकरी करते हैं, वह भी चौकीदारी की, इसलिए अपने कमरे के अलावा वह हवेली के अंदर कदम न रखे। सरिता देवी शुगर की पेशेंट थी और ममता के अलावा उनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। लेकिन ममता जैसी खूबसूरत चंचल लड़की उनकी ज़िंदगी का सहारा थी। उनके बाद फिर उन्हें औलाद की कभी चाहत भी नहीं हुई थी। भगवान ने उन्हें इतनी प्यारी सी लक्ष्मी दी थी और उनकी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। विवेक को अब मालूम हो चुका था कि चौकीदार अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ चुका है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद जाकर वहाँ उसको देखे, अपनी आंखों को थोड़ा तसल्ली दे, या फिर उसने खुद पर कड़े पहरे बिठा रखे थे। उसने अपने जज्बात पर लगाम लगाए थे कि वह किसी के दबाव में नहीं आ सकता। और ये भी सच है कि जब आपका दिल किसी के तरफ झुक जाता है तो फिर पूरी दुनिया ही साजिशों में शामिल हो जाती है और किसी न किसी तरह से उस आदमी को पाप की निगाहों के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है, ताकि आपका दिल और ज़्यादा बहक जाए और आप उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएं। उस दिन भी वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर आंगन का जायजा ले रहा था और गार्डनिंग का उसका बड़ा शौक था। उन्होंने उसके लिए माली भी रखा हुआ था, लेकिन माली के अचानक नौकरी छोड़कर चले जाने से उन्हें कुछ मायूसी हो गई थी। उसे लगता था कि शायद फूल मुरझा जाएंगे, इसीलिए वे रोज वह अपने फूल पौधों की कटाई छटाई और उसके देखभाल में लगा रहता, क्योंकि हाल फिलहाल में उसको देखने के लिए कोई नहीं था और वह ये काम खुद ही करना चाहता था। लेकिन उस दिन वह कुछ पौधों को देख रहा था और उनकी कटिंग कर रहा था। तभी दूसरी तरफ उसको चौकीदार की बेटी नजर आ रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और उसे वो पहले भी देख चुका था। आज उसके दीदार ने उसे अजीब सुकून दिया था। उसने सिर्फ साधारण कपड़े पहन रखे थे, जिसमें उसकी खूबसूरती और चार चांद लगा रही थी। इधर विवेक ने कट स्लीव सैंडो और ट्राउजर पहन रखा था। उसमें उसकी शानदार पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वह पलटने लगा जब उसने एक झलक नीम के पेड़ के पास खड़ी लड़की पर डाली थी, जो अब अपने कपड़े झाड़ रही थी, जिन पर हल्के फुल्के सूखे पत्ते गिरे हुए थे। अपने कपड़ों को झाड़ते हुए वह हल्का सा झुकी हुई थी और बिखरे हुए काले बाल उसके एकदम खुले हुए थे, जैसे वह उसे एक अलग ही रूप दे रहे थे। वह बिल्कुल थम सा गया, उसकी धड़कनें बेकाबू सी हो गई, उसे देखता ही रह गया। अब उसे समझ ही नहीं आ रही थी
कि माली के चले जाने के बाद में रोज ये सब कुछ देखने लगा था। अब ममता उसी हवेली में दूसरी साइड में रहा करती थी, अपना दिन यहीं बिताने लगी थी और वह भी उन पेड़ पौधों का बहुत ख्याल रखती थी। तभी तो पेड़ पौधे इतने चहक रहे थे और वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर खिल उठे। वह बड़ी देर तक उसे देखता रहा, बहुत देर तक, जब उसने अपने बालों को समेटकर जूड़े की शक्ल दे दी थी और फिर झुकते हुए पौधों में घास और कूड़ा निकालने लगी थी। न जाने कितनी लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। वो बहुत दूर खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी नज़र उस पर ही जमी हुई थी। इतनी बारीकी के साथ उसके एक एक अंग को देख रहा था और दिल की धड़कनों में अजीब सा सुकून उतर रहा था। और फिर ऐसा ही होने लगा। हर दिन खड़ा बेताबी से उसे देखता ही रहता था। आखिर एक दिन उसने सर उठाकर ऊपर देखा और वह पकड़ा गया। बेमकसद ही इधर उधर झांकने लगा था और उसके यूं देखने पर शायद वह भी डर में हो गई थी, जो जल्दी से दुपट्टा खींचते हुए एक साइड पर रख ली। वह भी खुद को समझाते हुए नीचे उतर आया। लेकिन ये सच था, अब उस लड़की के बिना जीना उसके बस में नहीं था। अब उसे मोहब्बत हो चुकी थी, इतनी मोहब्बत कि अब उसके बिना एक पल भी वह जी नहीं सकता था। सो हर दिन उसी गार्डन में चला आता था और वह अपने काम में बिजी थी। अजीब तरह की खुशबू फैली हुई थी। उसने सर उठाकर देखा। कोने में खड़े हुए उस आदमी को देखकर देखती रह गई। जज्बात ऐसे ही हवा दे रहे थे, ये नज़रों से साफ पता चलता था। उन दोनों के दिलों में बनती हुई उस कहानी का पता दे रहे थे और हमेशा हम ऐसी कहानी को खुद से भी छुपा कर रखते हैं और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह भी अब उसकी चाहत की नज़रों से गड़बड़ाने लगी थी। उससे पहले कि वो वहाँ चली जाती, जब उसने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया था। यहाँ क्या करती रहती हो सारा दिन? वह बड़ी गंभीर शब्दों में पूछा था। वह घबराते हुए अपना सर झुका गई। बस इन फूलों के साथ वक्त बिता लेती हूँ। मैं फूल पौधों में घास वगैरह की सफाई कर देती हूँ। उसने हल्का सा बड़बड़ाते हुए कहा था, अगर मैं इनकी सफाई कर देती हूँ तो इसमें क्या बुराई है सर? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बार बार मेरे सामने आने के बहाने ढूंढती हो। मैं न जाने क्यों बड़े गुस्से में कह गया था, जबकि वह खुद बेताबी से उसे देखने के बहाने ढूंढता रहता था। ये मासूमियत है या ड्रामेबाजी? ये खूबसूरती के जलवे दिखाकर आखिर चाहती क्या हो तुम? उसने उसका बाजू पकड़ लिया था और वे डर कर पीली पड़ गई थी। छोड़िए मुझे, मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अब वह उससे दूर होने लगी थी। जब उसने उसके बाजू पकड़कर हल्का सा खींचा, वे कटी हुई डाल की तरह उसके और करीब जाकर गिर गई। क्या तुम मेरे दिल में उतरने की कोशिश कर रही हो? तो ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ममता को तो उसकी बातें सुनकर जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सरफिरा आदमी उसे किस तरह की सजा दे रहा था। मगर वह वहाँ से भाग आई थी और फिर कभी भी उसके सामने आने का इरादा न करते हुए हमेशा माँ के पास रहा करती थी। दिल अगर मचलता भी तो वह उस वक्त बाहर आती जब वहाँ कोई नहीं होता था। वह जो उसके बार बार सामने आ जाने पर वह वहीं पर खड़ा रहता था, अब उसके छुप जाने पर भी नाराज था। न जाने कैसी मोहब्बत थी ये उसकी। शायद वह खुद से जंग लड़ रहा था। आज टेबल पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, जब उसकी माँ लता देवी ने उसके सामने बिना मतलब ही अपनी सहेली की बेटी की तारीफ लेकर बैठ गई थी। और वह नहीं जानता था कि उसकी माँ बार बार अपनी सहेली की बेटी की बातें क्यों करती हैं। वह पहले के कई फंक्शन में अपनी सहेली की बेटी से मिलवा चुकी थी। वह सर झुकाकर खाना खाता रहा। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अपनी सहेली की बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग लूँ। आप क्या कहते हैं हरिंदर साहब? उन्होंने हरिंदर साहब की तरफ देखकर कहा था, हाँ तुम्हारी सहेली की बेटी ठीक है, सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार बहुत अच्छा है और वे लड़की भी बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी बल्कि सुलझी हुई लड़की है। उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई थी जब उसने अपनी मुंह में खाई हुई ब्रेड को भी दूर धकेल दिया था। पर मैं राजी नहीं हूँ, आप कहीं से भी रिश्ता मांगो, वह गुस्से में कहकर वहाँ से खड़ा हो गया था। हमेशा इतने अकड़ में क्यों रहते हो? उस पर इस तरह की बातें कम ही असर करती थी। वह नहीं जानता था कि उसकी ये इच्छा किसी की जिंदगी को कितना बिगाड़ सकती है। और उस दिन उसने उनके सरों पर बम फोड़ दिया था। वे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे चौकीदार की बेटी ममता अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में सोचिए। उसके माँ बाप उसकी बात सुनकर बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए थे। लता देवी ये कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी? वह उनके सामने किसी नौकरानी की बात करे। नौकर की बेटी हमेशा नौकरानी ही बनेगी। उनकी नज़रों में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। पागल हो गए हो क्या? हरिंदर साहब देखो ना, ये पागल हो गया है क्या? हरिंदर साहब उससे पूछिए कि ये क्या कह रहा है। तुम उस लड़की का नाम ले रहे हो
जो तुम्हारे घर में एक मामूली नौकर की बेटी है। उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। हरिंदर साहब के माथे पर कई बल पड़े थे। बेटा, अपने जज्बात को थोड़ा लगाम दो, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक कर जाऊंगा। और वह भी उनके सामने गुस्से में उठ खड़ा हो गया था। पापा, वह लड़की मेरे दिल दिमाग पर छा चुकी है। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि अगर मैंने उसे पसंद कर लिया है तो मेरी जिंदगी में सिर्फ वही लड़की आएगी, और ये सिर्फ जज्बातों की बात नहीं जो सिर्फ एक रात में ख़त्म हो जाएगी। अब आने वाले हर दिन इसी जिद में पड़ा रहूँगा। उसकी बातें सुनकर उसके माँ बाप को फिक्र समा गई थी। हरिंदर साहब और लता देवी ने चौकीदार का सामान उठाकर बाहर फिकवा दिया था। उन्होंने न सिर्फ उसे नौकरी से निकाल दिया, बल्कि उसे बहुत ही जलील कर हवेली से भी निकाल दिया था। इस सब की जिम्मेदार उस आदमी की मोहब्बत थी। वह कभी हारने वाला नहीं था। हरिंदर साहब ने उसे अपनी हर चीज़ से बेदखल करने की धमकी दी थी, लेकिन वह डटा रहा और आखिरकार वह खुद भी घर छोड़ जाने के फैसले पर आ गया था। जब उन्होंने बड़ी ही चालाकी से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की और एक दिन लता देवी और हरिंदर साहब ने उसके सामने हथियार डाल दिए। वे मान गए थे। उसके लिए वह बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनकी शर्त थी कि वह शादी करके उसे घर में तो लाएगा, लेकिन उसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाएगा तब तक कि वे नहीं चाहेंगे। जिस दिन वह शादी करके उसे उस घर में लेकर आएगा, उसी शाम वो फ्लाइट से विदेश चला जाएगा, अपनी पढ़ाई को पूरी करेगा और डिग्री कंप्लीट करके वापस आएगा। जब तक उस लड़की से किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। अब विवेक को और क्या चाहिए था? उसकी मोहब्बत उसे मिलने जा रही थी। हरिंदर साहब और लता देवी ने खुद चौकीदार से रिश्ता मांगा। उनके घर में तो एक अजीब सी तूफान आई हुई थी। वह अंदाज़ा लगा सकते थे उस हवेली में जाने पर उनके साथ ये सब शुरू होगा ही। हरिंदर साहब उस गांव के जाने माने आदमी थे। चौकीदार ने उनका नमक खाया था। उसे मालूम था अगर वह शादी के लिए मना भी कर देता तो उसका मना करना कोई अहमियत नहीं रखता था। आखिरकार उस शाम अगले 10 दिन के अंदर अंदर की डेट फिक्स हो गई और उस 10 दिनों में उसके विदेश जाने की पूरी तैयारी हो गई। शादी का जोड़ा सिलवाने के लिए वह खुद उसे लेकर गया था। पूरा रास्ता उसे बेताबी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा। वह तो मासूम सी थी, जैसे वह अजीब सी हालत में हो चुकी हो। उसे मालूम था उसके पापा के दिमाग में कौन से डर समाये हैं। विवेक ने नरमी से उसके हाथों को थाम लिया। उसकी आंखों से सिर्फ मोहब्बत झलक रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत की सारी जिंदगी तुम्हें मोहब्बत के लिए तरसने नहीं दूंगा। वह धड़कते हुए दिल से उस शानदार आदमी को देखती रह गई थी। कहाँ उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। वह आदमी जिस पर हजारों लड़कियां फिदा थी, उसके सामने मर मिटने को तैयार बैठा था। गांव की सभी लड़कियां उस पर अपनी जान निछावर करती थी और इन बातों ने उसके जज्बात में न जाने कितनी गुदगुदी मचा दी थी। विवेक ने गाड़ी में उसके हाथ पकड़े थे, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वह डरकर अपना हाथ छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन ना छुड़वा पाई थी। शर्म से उसके गाल लाल पिंक हो चुके थे। वह तो कब से ऐसे राजकुमार के सपने देखती आई थी और आज ये सपना हकीकत होने जा रहा था। वह तो न जाने किन हवाओं में उड़ रही थी। विवेक ने अपने माँ बाप से कहा था मैं उससे कोई संबंध नहीं रखूंगा, लेकिन गाड़ी में भूल गया था और ममता को यकीन दिलाना भी जरूरी था। विवेक ने गाड़ी साइड में लगाई। ममता, तुम्हें पता है कि मेरे माँ बाप ने मुझ पर शर्त रखा है कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा और ये दिखाकर रहूँगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाऊंगा ताकि तुम मुझे कभी भूल ही ना पाओ। सिर्फ तुम्हारे होठों पर मेरा ही नाम रहे। ये जुदाई थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। सब ममता के होठों के बिल्कुल करीब जाकर कह रहा था। ममता तो बिल्कुल बुत बने खड़ी थी। जब कुछ न बोल सकी थी, उसने तुरंत गाड़ी की सीट पीछे करते ममता को नीचे लिटा चुका था। धीरे धीरे उसके होठों को चूमने लगा था। ममता तो शर्म से लाल हुई थी। उसकी मोहब्बत को पाकर एक अलग ही एहसास हो रहा था। विवेक तुरंत उसके सूट के बैक जिप को खोल चुका था। उसका सूट नीचे करते उसके ब्यूटी बॉल से खेल रहा था। ममता तो बिल्कुल बेकाबू हुई थी। वह बहुत जोर जोर से कांप रही थी। बार बार विवेक का हाथ हटाने की कोशिश करती। विवेक उसको कहता, ममता आंखें खोलो, ये आंखें बंद करने का टाइम नहीं है। मैं तुमसे पूरे 5 साल के लिए जुदा हो रहा हूँ। आज का दिन एक यादगार दिन बनाकर जाऊंगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी।
विवेक धीरे धीरे उसके बेली बटन पर आया था और उसके डोरियों को सरकाता हुआ उसको बिल्कुल अपने काबू में कर गया था। ममता की एक चीख तेज हुई थी, लेकिन ममता उसके मोहब्बत को पाकर बिल्कुल सुहागन हो गई थी। ममता भी तो यही चाहती थी। वे दोनों गाड़ी में एक दूसरे को सुकून पहुंचा रहे थे और उसके बाद वह शॉपिंग करके घर लौटे थे और आज ही उनकी शादी होनी थी और शादी के बाद वह उससे ना मिलता। इसलिए ममता को अपनी मोहब्बत के रंग में रंग देना चाहता था। ममता भी उसे पाकर पूरी सुहागन हो गई थी। उस दिन वे शादी का जोड़ा पहनकर वे किसी परी से कम नहीं लग रही थी और उसी दिन उसे चौकीदार की बेटी से विवेक की पत्नी बना दिया गया था। विवेक की खुशी 4 गुना ज्यादा हो गई थी। वे अपनी मोहब्बत को देखकर सारा गुस्सा बिल्कुल झाग की तरह बैठ गया था, चाहे कोई राजी था या नहीं। लेकिन विवेक बेहद खुश था। वह उसकी विदाई करवाकर अपने घर ले आया था, लेकिन मुलाकात की परमिशन बहुत लंबी दे दी गई थी। उसे अपनी शर्त पर पूरा उतरना था। वह अपने कमरे में आया। वह उसके इंतजार में बैठी थी, पर इन आंखों को तो उसने और ज़्यादा इंतजार करवाना था। उसने नरमी से उसे खुद में समेट लिया। उसके होठों पर बेकरारी से झुकते हुए उसने उसे विश्वास दिलवाया था कि वह बहुत जल्द लौट आएगा। वह गुमसुम सी उसकी आंखों में बस देखती रह गई थी। ये इंतजार कुछ वक्त का इंतजार नहीं था, ये इंतजार बहुत लंबा होने वाला था। वह विदेश जा चुका था और 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था उस पर जुल्म नहीं किया गया था। इस घर में ममता के घर वालों को ममता से मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी। सिर्फ वह एक नौकरानी बनकर रह गई थी। हर शाम सुलगती हुई बातें, हर दिन की शुरुआत, जबकि दूसरी तरफ वह हमेशा उसकी याद में पड़ा रहा। उसे हमेशा यही बताया गया कि वह खुश है, आराम से है। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के साथ साथ वह विदेश में अपनी कंपनी भी खड़ा कर चुका था। वह उसके माँ बाप को अलग से खर्च भेजता था। वह नहीं चाहता था कि वह उसके ज़िंदगी में रहते हुए उसे किसी भी चीज़ की कमी हो, और आज उसने जिस हालत में उसे देखा था उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। उस दिन उसे अपने साथ अपने माँ बाप के घर ले गया था। उसके माँ बाप उसे मिलने के लिए बेताब थे और वे 5 साल के बाद उनसे मिल रही थी। उसने रोते हुए उस लड़की को अपनी आंखों से देखा था। काश उसे अपनी ज़िंदगी में ना ही लाता तो अच्छा रहता। उसे इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। हरिंदर साहब और लता देवी बिल्कुल चुप थे, जबकि वह भी पूरा चुप था, लेकिन वे नहीं जानते थे ये तूफान से पहले की चुप्पी है। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत अच्छा फैसला किया था। अब वो बिल्कुल भी अपनी मोहब्बत को उनके जुल्म के लिए नहीं छोड़ने वाला था। वह मोहब्बत जो उनके लिए सिर्फ एक नौकर का दर्जा रखती थी, उस शाम वो बड़ी बेताबी से उसके सीने से जा लगी और उसने अपनी मोहब्बत से उसे समेटा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मैं अपनों के साजिश का शिकार हो गया हूँ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, लेकिन आंखों में आंसू देखकर उसका दिल दुख गया था। वह बस उसे निहारता रहा, उसे शर्मिंदगी नज़रों से बस देखता रह गया। आपने मोहब्बत की थी और आज आपने अपनी मोहब्बत को पा लिया है, तो आपने ये सब स्वीकार किया। आपने अपनी मोहब्बत को जीत लिया और मैं आपके हिस्से में आ गई थी साहब जी। लेकिन मैंने आपसे मोहब्बत की, आपके नाम से मोहब्बत की, और फिर देखिए ना, मेरी मोहब्बत को इंतजार की सूली पर लटका दिया गया था। ये आसान था, लेकिन हर दिन अपनी इज्जत को मारना आसान नहीं था। बुरी तरह से रो पड़ी थी। विवेक ने झुकते हुए उसकी आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रखते हुए, वह खुद भी बेकरार था। उस वक्त वह दोनों जिस परेशानी से गुजर रहे थे उनका दिल ही जानता था। वह नरमी से उसके जख्मों पर अपने होठों के मरहम लगाता चला गया और वह उसके मोहब्बत में बिल्कुल बहकती चली जा रही थी। उसे अपनी मोहब्बत के आगोश में छुपाए उसे एहसास दिला रहा था। वह एक पल के लिए भी उसकी मोहब्बत से दूर नहीं जाता था। उसने उसे यहाँ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी और अपनी गलती की भरपाई करने के लिए तैयार बैठा था। अब वापस आ चुका था। अब हर गुजरते दिन के साथ वह सिर्फ मोहब्बत के नाम पर जीता था। विवेक की बढ़ती हुई मोहब्बत पर उसकी पलकें कांपने लगी थी, चेहरे पर गुलाल छाने लगा था। उसने सख्ती से उसके शर्ट दबोच लिए थे। उसे देखने लगी, जबकि विवेक ने नरमी से उसके होठों को अपनी होठों की लपेट में लिया। वह उसके होठों पर अपनी मोहब्बत का निछावर कर रहा था। उसकी मोहब्बत में वह पागल हुए जा रही थी। उसे कमर से थामकर अपनी मोहब्बत से उसे करीब करते उस रात अपनी मोहब्बत से पैमाल कर दिया था। विवेक ने उसे खुद में समेट लिया था। उस रात वह पूरी हो गई थी। वह करीब 10 दिनों तक उस हवेली में रहा और 10 दिनों के बाद लता देवी ने हर मुमकिन कोशिश की थी। कोई भी पल हाथ से जाने ना दिया, लेकिन वह चाहता था कि अब उसके साथ कोई भी कोताही ना करे।
हमेशा उसके साथ खड़ा रहे, उसका रखवाला बनकर। अब वह चाहता था कि मेरी पत्नी खुद अपने लिए आवाज़ उठाए। उस दिन भी वह किचन में अपने और विवेक के लिए चाय बना रही थी जब लता देवी किचन में दाखिल हुई और उसे बाजू से खींचते हुए अपने सामने खड़ा कर दिया और उस पर चिल्ला पड़ी, समझ क्या रखा है तुमने खुद को? यहाँ की मालकिन बन बैठी हो। तुम्हें मेरे बेटे की मोहब्बत नसीब हो गई है। तुम आए दिन इस घर में अपनी सल्तनत कायम करने के सपने देख रही हो। सीढ़ियों से उतरकर किचन में आता हुआ विवेक वहीं दरवाजे पर रुक गया। उसने लता देवी की आंखों में देखते हुए अपना बाजू छुड़वाया था और लता देवी के लिए 5 सालों में ये पहली बार था जब वह उनकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। ज्यादा आसमान में मत उड़ो। वह उस पर चीखते हुए, उस पर वार करते हुए बोली और ज्यादा उसके करीब आई जब उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें खुद से दूर किया। आप गलतफहमी का शिकार हैं। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा है, क्योंकि ये मेरे पति का घर है। ये पहली बार था जब उसने किसी चीज पर अपना अधिकार जमाया था। जब औरत के साथ उसका मर्द खड़ा हो जाता है तो वह किसी भी बहादुर मर्द से ज्यादा बहादुर हो जाती है और उसके साथ वह खड़ा आदमी उस पर जान लुटाता था। जरूरी नहीं कि मर्द को खुद ही मैदान में उतरना पड़े। अगर वह अधिकार के साथ खड़ा हो जाए तो अपने घर में उठने वाली हर तूफान को समेट सकता है। लता देवी ने थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ हवा में तेज किया था। उसने वहीं पर सख्ती से उनके हाथों को थाम लिया था। अगली बार मुझ पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना। आप मेरे लिए मेरी माँ समान हैं। आपकी इज्जत करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप मेरे पति परमेश्वर की माँ हैं। लेकिन अगर मेरी इज्जत आप नहीं कर पाई तो ये भूल जाऊंगी, क्योंकि जितनी अपनी बेइज्जती करवानी थी करवा ली, और अब नहीं। लता देवी वहीं बिल्कुल सुन खड़ी रह गई थी। उनके कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। वे लड़की कैसे उनके सामने अपना जुबान चला रही थी। तुम जानती भी नहीं हो कि विवेक से तुम्हें कितना जलील करवा दूंगी। वह धमकी देते हुए पलटी थी जब दरवाजे पर खड़ा उसे देखकर दहकती रह गई थी। तुम अपनी पत्नी की बातें देख रहे हो। 5 साल में जिस तरह उसके साथ बिताए हैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उनका सब बहुत तीखा था। वे और तेज आवाज में बोली। हरिंदर साहब भी कमरे से बाहर निकल आए। जानता हूँ उन 5 सालों में क्या कुछ होता रहा, सब अच्छी तरह से जानता हूँ, और फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने बहुत देर से जाना। हरिंदर साहब अपने बेटे के चेहरे को देखते ही रह गए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि उसका रिश्ता मेरे साथ है और ये मेरे साथ ही रहेगी। और ये उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तुम कहाँ जाने का इरादा कर रहे हो? हरिंदर साहब ने हैरानी से पूछा। वापस विदेश जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा जब तक मेरी पत्नी को और मुझे तसल्ली नहीं हो जाता अपने रिश्ते की। उसने आप लोगों की बहुत बुराई बर्दाश्त कर ली। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि यहाँ रहकर किसी भी तरह की बुराई देखूं। मैंने शादी की है और मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, लगता है इसने रात भर तुम्हारे कान भरे हैं। लता देवी एक बार फिर से उसके तरफ बढ़ने लगी थी जब उसने नरमी से अपनी माँ को थाम लिया। आप गलत सोच रहे हैं। ये मेरा अपना फैसला है और शायद ये फैसला मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आपके लिए ये लड़की हवेली में काम करती रही, एक नौकरानी की बेटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये लड़की मेरी मोहब्बत है। जबकि आपके लिए भी या आपके बेटे की मोहब्बत है, उसकी पत्नी है। लेकिन मुझे अफसोस है, आप अपने दिल को कभी नहीं बदल पाएंगे। उसका हाथ थाम कर उसे अपने कमरे में ले गया और वे बस एक दूसरे को देखते रह गए। वह उसके दिल का फैसला था और ये इस वक्त सबसे जरूरी फैसला था। उसे लेकर अपने साथ चला आया जहां उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जहां पर परेशानी नहीं थी, जहां हर दिन उसके मोहब्बत से गुजरने वाला था। हर शाम उस पर अपना मोहब्बत लुटाता था, क्योंकि एक बहुत ही लंबा दिन उसने उसको जुदाई में बिताया था। ये सब कुछ डिजर्व करती थी। आप लोग भी अपने रिश्ते पर ध्यान दें, उन्हें जीते जी अपनी अहमियत का एहसास दिलाएं, उनकी अहमियत को महत्व दें, क्योंकि मरने के बाद अगर आप किसी को अहमियत देते हैं तो वह सिर्फ उसकी आत्मा को शांति करेगा, वह वापस लौटकर दुनिया में नहीं आएगा। तो जीते जी अपने प्यारों से मोहब्बत करो। और मेरी वीडियो जहां से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।